हेलो स्टूडेंट। तो देखिए, जैसे कि अपने व्यापारिक बैंक का चैप्टर चल रहा था और व्यापारिक बैंक में अपने व्यापारिक बैंक के जो मुख्य कार्य थे उनके बारे में पढ़ लिया था। अब देखो, इसमें एक मुख्य कार्य था कि व्यापारिक बैंक के द्वारा साख का सृजन करना या साख का निर्माण करना। तो साख का निर्माण व्यापारिक बैंक किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ते हैं डिटेल से। तो देखिए, व्यापारिक बैंक के द्वारा साख का निर्माण या सृजन। देखो, बैंकों के पास में जो जमाएं होती हैं, बैंकों के पास में जैसे अल्प जमाएं, जैसे अपन सेविंग अकाउंट में जो जमाएं करते हैं, तो ये सारी जमाएं छोटी छोटी जमाएं होती हैं और इन जमाओं का बैंकों के पास में एक क्या हो जाता है, एक बड़ा रूप बन जाता है। हमारी जो छोटी छोटी जमाएं होती हैं, फिर उनसे बैंक क्या करते हैं, उत्पादक कार्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार ये जो ऋण है, इनसे ही क्या होता है, साख का निर्माण होता है। तो देखो, साख का निर्माण दो प्रकार से करती है बैंक। पहला तो होता है कि नए नोट निर्गमित करके, नए नोट निर्गमन द्वारा। नए नोट कौन छापता है? जो हमारा केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक जिसको बोलते हैं, वह क्या करता है, उसके पास ये पावर होता है कि वह नए नोटों का सृजन करता है या नए नोटों को छापता है। तो एक तो नए नोटों को छाप कर क्या कर सकते हैं, साख का निर्माण कर सकते हैं। पूंजी साख जो करेंसी है उसका निर्माण किया जा सकता है। एक तो ये तरीका है और दूसरा है व्युत्पन्न जमाओं द्वारा। व्युत्पन्न जमाओं द्वारा साख का सृजन करना। तो देखो, ये ऊपर वाला है, ये तो क्या है भाई, इससे क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। आप ज्यादा नोट छाप दोगे तो अर्थव्यवस्था में ज्यादा करेंसी आ जाएगी। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित कोष होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। उस अनुपात को, पहले क्या होता था, अनुपातिक कोष प्रणाली चलती थी पुराने समय में। जब क्या होता था कि सरकारों का अस्तित्व बहुत कम था या सरकारों का प्रभाव बहुत कम था, उस अर्थव्यवस्था का रूप भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। इसके कारण उस समय में क्या होता था कि जिस अनुपात में आप नोट छापते हैं, उसी अनुपात में आपको रिजर्व बैंक के पास में विदेशी प्रतिभूति या स्वर्ण भंडार रखना होता था। ये तो बहुत पहले की बात है। अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्थाओं ने बड़ा रूप ले लिया है, तो ये अनुपातिक कोष प्रणाली वर्तमान समय में प्रचलन में नहीं हो सकती, क्योंकि आपको इसके लिए बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, स्वर्ण भंडार या जो विदेशी प्रतिभूतियां हैं उनको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या कर दिया है, अब कर दिया है न्यूनतम कोष प्रणाली। वर्तमान समय में है न्यूनतम कोष प्रणाली, अर्थात न्यूनतम, एक न्यूनतम कोष बना दिया है। देखिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले नए नोट जो छापते हैं, कैसे छापते हैं। पहले तो था अनुपातिक, मतलब जिस अनुपात में आप नोट छाप रहे हो उसी अनुपात में आपको क्या करना पड़ता था, स्वर्ण भंडार या फिर विदेशी करेंसी, जो विदेशी प्रतिभूतियां हैं, उनको रिजर्व बैंक के पास में जमा करना पड़ता था। अब वर्तमान समय में क्या आ गई है, न्यूनतम कोष प्रणाली। इस प्रणाली में क्या होता है, एक न्यूनतम सीमा होती है कि इस, जैसे 200 करोड़ रुपए हमारे यहाँ है, 200 करोड़ रुपए में से 115 करोड़ का तो क्या होता है, स्वर्ण भंडार होता है, और बाकी के 85 करोड़ की विदेशी जो प्रतिभूतियां हैं, विदेशी जो बॉन्ड हैं, उनको रिजर्व बैंक के पास में स्टोर किया जाता है। 115 करोड़ रुपए का तो स्वर्ण भंडार और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां हैं, उनको रिजर्व बैंक अपने पास कोष के रूप में रखता है। फिर वो जितने चाहे उतने नोट छाप सकता है, परंतु वो हकीकत में ऐसे करता नहीं है। मतलब जितने चाहे, जब भी साख का सृजन हो तो वो नए नोटों के निर्गमन से ही साख का निर्माण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इससे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, जिसके कारण देश में अर्थव्यवस्था का जो प्रभाव है, जो अर्थव्यवस्था का जो रूप है, वो क्या हो जाएगा, फिर संकीर्ण हो जाएगा और अर्थव्यवस्था आपकी कोलैप्स कर जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, व्युत्पन्न जमाओं द्वारा साख का निर्माण किया जाता है। व्युत्पन्न जमाओं द्वारा साख का निर्माण कैसे किया जाता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, 10,000 रुपए बैंक में जमा करवाए, क्रेडिट करवाए 10,000 रुपए, ठीक है। तो ये 10,000 रुपए उसने बैंक में जमा करवा दी। अब देखो, 10,000 रुपए उसने जमा करवा दिए। अब इस जमा में से क्या करता है, एक नगद कोषानुपात होता है, नगद कोषानुपात। ये कोषानुपात अपनी रिजर्व बैंक निर्धारित करती है कि नगद कोषानुपात में अपन को कितना पैसा रखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये 20% की दर है नगद कोषानुपात की।
ये रिजर्व बैंक ने निर्धारित कर दिया है कि आपको 20% तो रखना ही पड़ेगा नगद कोषानुपात के रूप में। तो अब 10,000 का 20% होता है 2,000 रुपए। 2,000 रुपए नगद कोषानुपात में रखकर 8,000 रुपए क्या करते हैं, 8,000 रुपए किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसने ये पैसा जमा करवाया ना, उसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को क्या दे देते हैं, उधार दे देते हैं, ऋण दे देते हैं, उधार या ऋण के रूप में दे देते हैं। अब 8,000 रुपए किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिए, ठीक है। तो अब देखो, बैंक, एक व्यक्ति ने 10,000 करवाए थे, बैंक उसको मना नहीं कर रहा है कि तुम अपना पैसा, भाई तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि बैंक क्या करता है, इसने जो जमा करवाया उसका एक नगद कोषानुपात के रूप में सरकार ने, रिजर्व बैंक ने जो निर्धारित कर उतना पैसा अपने पास रखकर बाकी का पैसा किसी दूसरे को उधार दे देते। तो 8,000 किसी दूसरे को उधार दे दिया। अब देखो क्या होता है, अब 8,000 में से इसके खाते में जमा कर दिए 8,000 रुपए, दूसरे जिस व्यक्ति ने ये ऋण लिया है, 8,000 में से फिर से क्या करता है, वही 20% क्या करता है नगद कोषानुपात में। तो इसका 20% होता है 1,600 रुपए। तो 1,600 रुपए तो नगद कोषानुपात के रूप में अपने पास रख लेती है बैंक, ठीक है। और बाकी के कितने हुए, इसमें से 1,600 रुपए घटा दो, तो इसमें से 1,600 रुपए घटाते हैं तो आपके पास बचते हैं 5,400 नहीं, 6,400 बचेंगे, 6,400 सॉरी 6,400, 7,000 और 8,000, 8,000 रुपए था हमारे पास। तो 6,400 रुपए क्या हो गया, वापस किसी और व्यक्ति को क्या दे दिया है, उधार या ऋण दे दिया है, ठीक है। अब ये 6,000 रुपए देखो, अब देखो स्टार्टिंग में आपके पास 10,000 रुपए थे, 10,000 रुपए में से इसको मना नहीं कर रही है, जिस व्यक्ति ने जमा करवाया ना उसको मना नहीं कर रही है, बल्कि क्या हो रहा है, इसने, बैंक ने किसी दूसरे व्यक्ति को भी उधार दिया। अब बैंक किसी एक व्यक्ति के 8,000 रुपए मांगती भी है, और एक और व्यक्ति है उसके भी 6,400 रुपए मांगती है। इसके आगे और चलते हैं, फिर इसका 20%, फिर 6,400 रुपए का जो 20% है वो होता है आपके 1,280 रुपए। 1,280 रुपए अपने पास नगद रूप में रख लेती है नगद कोषानुपात में, और बाकी का 6,400 में से 1,280 घटाने के बाद में बचते हैं 5,120 रुपए, ये किसी और को उधार दे देती है। तो देखो ये प्रक्रिया चलती जा रही है, ये प्रक्रिया चलती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, देखो साख का निर्माण हो रहा है ना, बिना नोट छापे बैंक क्या करती है, बहुत सारे लोगों को उधार दे दिया है। अब ये जो 20% है, 20% क्यों हुआ, क्योंकि 20% का मतलब है कि जो भी व्यक्ति हैं अर्थव्यवस्था में, वो जो पूरी जमाएं हैं बैंक के पास में, तो उसका एक अनुपात है। तो 20% अनुपात के रूप में लोग क्या करते हैं, जमा पैसा का निकासी करते हैं या डिमांड करते हैं। तो उतना पैसा तो बैंक क्या कर लेती है, अपने पास नगद के रूप में रख लेती है। भाई जितने लोग बैंक में पैसा जमा करवाते हैं सारे एक साथ निकलवाने नहीं जाते, कोई एक जमा करवाता है, कोई एक दूसरा निकलवाने जाता है, कोई एक ऋण लेने जाता है। ऋण जिसने लिया है, देखो ये इनके खातों में जमा कर दिए हैं, ये पैसे इनके खातों में जमा कर दिए। अब ये लोग भी एक साथ सारे नहीं निकलवाएंगे, तो ये क्या होंगे, व्युत्पन्न जमाएं होंगे ये, अर्थात एक जमा थी उसके कारण कई जमाओं का रूप हो गया। तो बैंक के इस प्रकार, बैंक ने क्या कर दिया, इतने लोगों के पैसे मांग रही है बैंक, स्टार्टिंग में 10,000 रुपए थे, उस 10,000 रुपए के कारण ही बैंक ने कितने पैसे उस पैसे के और बना दिए। तो इस प्रकार बैंकें क्या करती हैं, व्युत्पन्न जमाओं के द्वारा, अर्थात एक बार जो जमाएं आती हैं बैंक के पास उसके द्वारा, और उससे क्या कर लेती हैं, और नई जमाएं पैदा कर लेती हैं इनके द्वारा, मतलब साख का निर्माण कर दिया बैंक ने। तो इस प्रकार बैंक के साख का निर्माण की प्रक्रिया आगे चलाती रहती है, ठीक है। अब उनको कितनी साख का निर्माण करता है, तब तक वो क्या करती रहेंगी, ये आगे से आगे उधार देती रहेंगी। जिस प्रकार ये प्रक्रिया चल रही है, 20% नगद कोषानुपात के रूप में रखकर, और बाकी जो जितना पैसा बचता है, जैसे स्टार्टिंग में 8,000 दिया, फिर 6,400 दिया, फिर 5,000, फिर आगे इसका 20% रख लेंगे, फिर आगे किसी को उधार दे देंगे। तो जहां तक उनको क्या करना पड़ता है, साख का निर्माण करना होता है, तब तक वो क्या देती जाती है, ऋण के रूप में किसी दूसरे को देती जाती है। तो इस प्रकार बैंकें क्या कर लेती हैं, साख का निर्माण करती जाती है। देखो अर्थव्यवस्था में इस प्रकार साख आगे से आगे बनती जाती है। पैसे 10,000 रुपए थे, और बैंक देखो कितने लोगों के पैसे मांग रही है, 8,000, 6,400, 5,000, मतलब 8, 6, 14,400 तो दो तक ही हो गए। फिर क्या होता है, 6,400, 5,000 और हो गए, तो ये 19,000 कुछ हो गए। तो ये देखो 20,000 तक कर दिया है उसने, और आगे भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो देखो 10,000 का ही कई गुना क्या हो गया है, साख का सृजन हो गया है। तो
इस प्रकार ये साख की जो प्रक्रिया है वो आगे से आगे, साख सृजन की प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहती है और नई साख का निर्माण होता रहता है। तो देखो मतलब एक सीमित पैसे से ही बैंकिंग सेक्टर साख का निर्माण, तो ये जो साख की प्रक्रिया है व्युत्पन्न जमाओं के द्वारा, ये अर्थव्यवस्था के लिए अधिक क्या है, फायदेमंद है। इससे इन्फ्लेशन होने का कोई खतरा नहीं रहता है, अर्थात मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में नहीं फैलती। ठीक है, अब इसके आगे है साख सृजन की कुछ सीमाएं भी है, इसकी कुछ सीमाएं भी है। सीमाएं क्या हो सकती हैं, जैसे भाई बैंकिंग सेक्टर है, सबसे पहली सीमा तो यही है कि बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार कम होना। हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसका विस्तार इतना ज्यादा नहीं है, तो विस्तार कम होगा तो जैसे कई देश ऐसे हैं या कई क्षेत्र ऐसे हैं वहां बैंकिंग सेवाएं नहीं है, तो वहां बैंक के पास लोग जाएंगे कैसे, बैंक के पास जब जमा ही नहीं आएंगी तो व्युत्पन्न जमाएं कैसे होंगी। तो ये क्या है, एक बैरियर के रूप में है, ये एक समस्या के रूप में है। आम लोगों की दूसरी जो समस्या है या दूसरी जो सीमा है, आम लोगों में बैंकिंग आदतों का कम होना। जो आम लोग हैं उनमें बैंकिंग आदतों का कम होना। अगर लोगों में बैंकिंग की आदतें ही कम होंगी तो इसके कारण क्या होगा, लोग बैंकों के पास कम जाएंगे। भाई जब लोगों में बैंकिंग आदतें कम होंगी तो इसके पास बैंकों के पास में पैसा कम आएगा। बैंकों के पास में जब तक पैसा ही नहीं आएगा, जब तक जमाएं ही नहीं आएंगी, तो वहां क्या नहीं होगा, साख का सर्जन वो करेंगी कैसे। भाई साख का सर्जन तो तभी होता है ना जब बैंकों के पास में क्या आता है, फंड आता है, पैसे आते हैं, तभी क्या होता है, साख का निर्माण कर पाती है। ठीक है, तीसरा है व्यवसायिक व औद्योगिक विकास का स्तर। तो देखो जिन राष्ट्रों में औद्योगिक विकास का स्तर बहुत ऊंचा होता है तो वहां बैंकिंग लेन देन अधिक होते हैं, तो अधिक बैंकिंग लेन देन होने के कारण वहां साख का सर्जन अधिक होता है। तो औद्योगिक विकास अगर अधिक है तो साख का निर्माण अधिक होगा, और अगर ये कम है तो साख का निर्माण भी कम होगा। तो इस पे भी क्या डिपेंड करता है, साख का निर्माण डिपेंड करता है कि वहां उद्योगों का विकास कैसा है, जिसके कारण भी उस देश की साख की जो प्रवृत्ति है उसका पता चलता है कि वहां का जो औद्योगिक विकास होगा तो लोगों को रोजगार अधिक मिलेगा, तो रोजगार अधिक मिलने से लोगों के पास में पैसा अधिक आएगा, उनकी जमाएं अधिक होंगी, तो वो बाकी की जो बचतें हैं उनको क्या करेंगे, बैंकों में जमा करवाएंगे। तो उन बचतों के कारण फिर क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर के पास में एक पूंजी आएगी और उस पूंजी को दूसरे जो लोग हैं उनको उधार देने के लिए या और अधिक औद्योगिक विकास करने के लिए किसी दूसरे को उधार देने के लिए उनके पास क्या रहेगी, पूंजी रहेगी, जिससे क्या होगा, और अधिक साख का निर्माण हो पाएगा। अर्थात साख के सृजन में औद्योगिक विकास की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जहां औद्योगिक विकास अधिक है वहां साख का निर्माण भी अधिक होगा। ठीक है, तो इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है औद्योगिक विकास का भी। और अगला है केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। देखो केंद्रीय बैंक की जो मौद्रिक नीति है, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति को यहां से समझ लो। केंद्रीय बैंक की जो मौद्रिक नीति उसी के तहत आपके क्या होता है, ये जो नगद कोषानुपात है, नगद कोषानुपात की अपन ने बात की थी ना, ये देखो 20%, तो ये केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का ही भाग है। अगर नगद कोषानुपात अधिक होगा तो साख का निर्माण कम होगा, क्योंकि देखो क्या होता है, नगद कोषानुपात में अगर 20% है तो 20% ही बैंकें अपने पास रखेंगी। अगर इसकी दर 30% हो जाएगी, 30% हो जाएगी तो बढ़ गई ना, तो 30% उसको अपने पास रखना पड़ेगा, उधार देने के लिए उसके पास 70% ही बचेगा। अगर ये 10% होगी तो 10% होगी तो 90% उसके पास क्या होगा, उधार देने के लिए पैसा होगा। तो इस प्रकार जो केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति है, एसएलआर जो नगद कोषानुपात है, वो मौद्रिक नीति का ही पार्ट है। तो इसके द्वारा भी क्या होता है, साख के निर्माण पर प्रभाव पड़ता है कि मौद्रिक नीति भी साख के निर्माण को प्रभावित करती है। अगर नगद कोषानुपात की दर ज्यादा होगी तो साख का निर्माण कम होगा, अगर नगद कोषानुपात की दर कम होगी तो साख का निर्माण अधिक होगा। तो इस प्रकार ये आपके जो व्यापारिक बैंक का चैप्टर था ये
पूरा हुआ। व्यापारिक बैंक के कार्यों के बारे में पढ़ लिया अपन, और साख निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार कार्य करती है उसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है।